क्रिस्तोफ जाफरोलो की पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण के पिछले एपिसोड में हम उसके पहले चैप्टर के तहत चर्चा कर रहे थे महाराष्ट्र के उन हालातों की जो अंबेडकर को अंबेडकर बनाने के लिए जिम्मेदार थे। उसमें सबसे पहले क्रिस्तोफ जाफरेलो जिक्र करते हैं उन हालातों का जो समाज सुधार और ब्राह्मण विरोधी गोलबंदी के तहत महाराष्ट्र में पनप रहे थे, और उसी के अंदर वे सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की भी चर्चा करते हुए कहते हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों ने सुधार किए और भारतीय जनता को प्रजा से जनता बनाने की तरफ वो बढ़े। और उसके साथ ही हमने जिक्र किया था 1931 में हुई आजादी से पहले महाराष्ट्र में जो जनगणना थी वो किस तरह मुकम्मल जनगणना थी, क्योंकि वे इकलौती जनगणना थी उस वक्त जो जातिगत आधार पर हुई थी, और उसमें किस जाति का क्या प्रतिशत था ये भी हमने जाना था। उसके बाद हमने चर्चा करी थी जजमानी प्रथा की, और महाराष्ट्र में जजमानी नहीं होती लेकिन वहां पाटिल होते हैं, उनका कंपैरिजन हमने किया था। और अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे कि पाटिल के तहत किस तरह की व्यवस्था महाराष्ट्र में प्रचलन में थी। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे ऐसे आंकड़े आपको सुनने को मिलेंगे जो आपको पहले कभी नहीं आपने पढ़े होंगे, आपने सुने होंगे। बहुत ऑथेंटिक जानकारी क्रिस्तोफ जाफरेलो यहाँ पर रख रहे हैं, क्योंकि वे मूल रूप से एक अंग्रेज हैं और अंग्रेजी हुकूमत जो है तकरीबन 200 साल तक उन्होंने हम पर राज किया है, और उन्होंने हर ब्यौरे को लिखित तौर पर अपने पास सुरक्षित रखा है। तो क्रिस्तोफ जाफरेलो को ऑथेंटिक जानकारी जुटाने में मैं नहीं समझती कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई होगी। हमारे यहाँ का इतिहास द्विज सवर्णकारों के इतिहास का लेखा जोखा है जिसमें काफी घालमेल है, और इस एपिसोड में आप जानेंगे कि किस तरीके से शिवाजी को डिसओन किया और उनके राज्य को जो है चित्तपावन ब्राह्मणों ने हड़प लिया, और इतिहास में किस तरह घालमेल करके उन्हें क्षत्रिय घोषित कर दिया ताकि उनके राज्य को हड़प सके। तो अंत तक इस एपिसोड में हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इसमें जो जानकारी है वो कहीं और आपको नहीं मिलेगी। चलिए, इस प्रकार महाराष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक संबद्ध जजमानी व्यवस्था से मिलती जुलती बलूतेदारी व्यवस्था के हिसाब से विकसित हुई। तो ये बलूतेदारी व्यवस्था क्या थी ये मैं आपको समझा देती हूं। फुटनोट 5 के तहत कर्वे ने दोनों व्यवस्थाओं के बीच फर्क बताते हुए कहा है कि बलूतेदार चाहे जाति क्रम में कितने भी नीचे क्यों ना हों, वे हमेशा गांव के सेवक ही होते थे और पूरी कृषक आबादी के लिए अनिश्चित दायित्वों का निर्वाह करते थे, जबकि जजमानी व्यवस्था के तहत आने वाले प्रजा अर्थात आश्रित पीढ़ी दर पीढ़ी खास परिवारों से बंधे होते थे। आई कर्वे महाराष्ट्र स्टेट गजेटेरियर, महाराष्ट्र लैंड एंड इट्स पीपल, बॉम्बे 1968, पेज 140 पर आप ये रेफरेंस क्रॉस चेक कर सकते हैं यदि संभव हो तो। यूं तो बलूतेदार की सेवाएं सैद्धांतिक रूप से पूरे गांव के लिए होती थी, मगर आमतौर पर उन्हें पाटिल और कुलकर्णियों के पास ही रखा जाता था। इसके अलावा पाटिल अस्पृश्यों से कोरवी यानी एक तरह का जबरन श्रम भी करवा सकते थे, जिसे हम लोग आम बोलचाल में बेगार काटना कहते हैं। जे ले ले, कास्ट क्लास एंड डोमिनेंस, पॉलिटिकल मेटाबॉलिज्म इन महाराष्ट्र इन F.R. Franklin and M.S.A. Rao edits, Dominance and the State Part in Modern India, Decline of Social Order, Volume 2, Delhi Oxford University Press, 1990, पेज नंबर 119। तो ये पूरा एक ही बुक का नाम था, आगे ऑथर्स का नाम था और पीछे पुस्तक का नाम था। पाटिल द्वारा महारों की सेवाओं के इस विपथन की बहुत सारे प्रत्यक्षदर्शियों ने पुष्टि की है। बेबी काम्बले, जो खुद एक महार महिला हैं और अपनी जुझारू भावना और अंबेडकर की शिक्षाओं का परिणाम मानती हैं, ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि महार पूरे दिन गांव के पाटिल की ही जी हुजूरी में लगा रहता था। अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ में पाटिल द्वारा दिए गए सारे काम निपटाता था। अब पुस्तक का नाम सुनिए, शांताबाई काम्बले एंड बेबी काम्बले, पैरोल डी फेम इन टचेबल, पेरिस कोड फेमेंस एडिशंस, 1991, पेज नंबर 213। इन दोनों महिलाओं शांताबाई काम्बले और बेबी काम्बले के जीवन की कहानियों का एक संकलन अंग्रेजी में जी पॉइंटीव edited The Voice and the Will, Subaltern Agency, Forms and Motives, New Delhi, Manohar, CSH,
2002 के अध्याय 4 में प्रकाशित हुआ है। तो यहाँ पर पिछले एपिसोड में हमने जजमानी व्यवस्था के बारे में जाना था और यहाँ पर हमने बलूतेदार व्यवस्था का जाना है कि जैसे उत्तर भारत में जजमानी होती थी वैसे ही महाराष्ट्र में इसी व्यवस्था को बलूतेदार कहते थे। लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, वो ये है कि जजमानी में जो है, जो मजदूर हुआ करते थे, बंधुआ मजदूर, वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही खानदान के मजदूर हुआ करते थे, जबकि बलूतेदारी व्यवस्था में जो अस्पृश्य हुआ करते थे वो पूरे गांव के नौकर हुआ करते थे। कोई भी उन्हें अपने काम के लिए घसीट कर ले जा सकता था और ये मना नहीं कर सकते थे बेगार करने से। ये दोनों में डिफरेंस था। तो कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में ये जो बलूतेदारी व्यवस्था है बेगार काटने की, ये ज्यादा क्रूर थी। इस व्यवस्था को 12 अर्थात 12 बलूतेदार की व्यवस्था भी कहा जाता था, क्योंकि इस बंदोबस्त में 12 मुख्य जातियां होती थीं। फुटनोट 6, ये फुटनोट 7 के साथ ही मैं पढ़ूंगी। बलूतेदार कहलाने वाली जातियां किसी जजमान को नहीं बल्कि गांव को पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी सेवाएं देती थीं। ये बलूतेदार जातियां एक जैसी सेवाएं प्रदान नहीं करती थीं और लिहाजा उन सभी का एक ही पायदान पर रख कर देखना भी ठीक नहीं होगा। पाटिल और कुलकर्णी भी इन्हीं 12 जातियों में से एक थे जिसका ऊपर जिक्र किया गया है। जाहिर है कि उनके पास सबसे प्रभुत्वशाली भूमिकाएं थी। बाकी बलूतेदारों में से ज्योतिषी ये भी ब्राह्मण होते थे को छोड़कर बाकी सारी जातियां निचली जातियां होती थी। गौर कीजिए, ब्राह्मणों को छोड़कर सभी जातियों को वे निचली जातियां समझते थे। पहली जाति सोना, जो चांदी का काम करने वाले होते थे, उन्हें सोना कहते थे। लुहार, सुतार ये बढ़ई जातियां हुआ करती थी। खुमहार, कुम्हार जाति हुआ करती थी। नहावी, नाई जाति हुआ करती थी। पारिट, धोबी जाति हुआ करती थी। पुरब, मंदिर के चौकीदार जो निचली जातियों के अनुष्ठानों में पुजारी की भूमिका भी निभाते थे। तो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ मेरे जीवन का। बिहार घूमने के दौरान 2017 में हम लोहरिया नंदन गए थे। तो वहां पर हमने जाना कि जो अशोक स्तंभ है उसकी लोग पूजा करते हैं देवता मानकर। तो वहां पर मैंने एक छोटा सा 4 से 5 मिनट का वीडियो बनाया था, जहां वहां पर एक पुजारी थे जो पूजा करवा रहे थे। उनसे बातचीत के दौरान मैंने जाना कि वो दरअसल पुजारी नहीं थे, वो उस लोहरिया नंदन में जो माली का काम करते थे, फूल पत्ती देखने का काम करते थे और समय मिलने पर वो पूजा पाठ भी करवा दिया करते थे। बेसिक तौर पे फूल पत्तियों की चौकीदारी किया करते थे, कोई फूल तोड़े नहीं, फूल ढंग से सब में पानी मिलता रहे। तो उसी तरह का जिक्र यहां पर है। मांग, अस्पृश्य रस्सियां बनाने वाले। चमार, जिन्हें चांभार कहा जाता था, अस्पृश्य और जूते बनाने वाले। और महार, फुटनोट 7 यहां पर है। तो अब मैं 6 और 7 एक साथ आपके लिए पढ़ देती हूं। फुटनोट 6, टी पिल्लई वेटेश्वरा के अनुसार हम 12 बलूतेदारों की बात करते हैं क्योंकि प्रत्येक गांव में सैद्धांतिक रूप से कारीगरों और गांव के सेवकों की 12 जातियां होती थीं, मगर छोटे गांव में अक्सर इससे कम जातियां होती थी और बड़ी आबादियों में 12 से ज्यादा जातियां भी हो सकती थी। टी पिल्लई वेट्टशरा, द महार्स, अ स्टडी ऑफ देयर कल्चर, रिलीजन एंड सोशियो इकोनॉमिक लाइफ, न्यू दिल्ली, इंटरकल्चरल पब्लिकेशंस 1994, पेज नंबर 287। तो गांव कितना बड़ा है ये 12 जातियां उसके ऊपर डिपेंड करती थी। गांव छोटा है तो 12 जाति से कम, गांव बड़ा है तो 12 जाति से ज्यादा भी हो सकती थी जातियां। और इन जातियों में ऊंची और नीची दोनों जातियों का मिक्सचर हुआ करता था, एक जो काम लेते थे और दूसरा जो बेगार करते थे। तो ये मतलब साधारण सा कैटेगराइजेशन मैंने आपको कर दिया है। बलूतेदारी व्यवस्था प्राक औपनिवेशिक राज्य की मूलभूत संरचना थी। यह बात इस तथ्य से जाहिर हो जाती है कि ग्रामीण स्तर पर पाटिल और कुलकर्णी की पदवियों के समकक्ष क्षेत्रीय स्तर पर भी देशमुख और देश पांडे, तो हमने ऊपर पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि पाटिल और कुलकर्णी दो हुआ करते थे। पाटिल जो होते थे वो मुखिया हुआ करते थे और कुलकर्णी जो है वो मुनीमगिरी किया करते थे, लेकिन होते भी ब्राह्मण ही थे। और इनके जो पैरेलल था वो देशमुख और देश पांडे हुआ करते थे, जिनमें देश पांडे ब्राह्मण होते थे और देशमुख मराठा या ब्राह्मण में से कोई भी हो सकते थे की पदवियां होती थी। समय के साथ ये प्रशासकीय बंदोबस्त पुख्ता होता गया। धीरे धीरे ये इतना मजबूत हो चुका था कि 17वीं शताब्दी में
यही शिवाजी के साम्राज्य की आधारशिला बन गया। अब यहां से जो जिक्र है उसे आप ध्यान से सुनिएगा और इतिहास का पहिया जो है वो किस तरह उल्टा घुमाया गया है ये समझने की कोशिश कीजिएगा। बीजापुर सल्तनत के एक मनसबदार के बेटे शिवाजी भी पाटिलों के एक मराठा वंश से ही संबंधित थे। तो पाटिल की पदवी ज्यादातर मराठों को मिला करती थी, क्योंकि मराठे जो होते थे वो वहां के मजबूत और बड़े किसान हुआ करते थे महाराष्ट्र में। बाद में उन्हें देशमुख की और अंततः सर्वोच्च स्तर के क्षत्रिय की मान्यता मिली। और ये मान्यता उन्हें क्यों दी गई ये जानिए। विद इन ब्रैकेट लिखा है, जो कुछ स्वार्थी ब्राह्मणों की मिलीभगत से हुआ, जिन्होंने उनके वंशावली को ही नए सिरे से लिख डाला। इस राजनीतिक संरचना पर सवाल तब उठा जब शिवाजी की मौत के बाद पेशवा, जिसका मतलब होता है सरकार का मुखिया, मगर बाद में ये मराठा राज्य को चलाने वाले चित्तपावन ब्राह्मण वंश के नाम बन गया। तो पेशवा का मतलब होता था सरकार का मुखिया, जैसे हम प्रधानमंत्री मान सकते हैं। क्योंकि ये पेशवा का जो पद था ये ब्राह्मणों का हुआ करता था, इसीलिए शिवाजी की मृत्यु के बाद उन्होंने पूरे साम्राज्य को अपने कब्जे में कर लिया और वहां से शुरू हुई एक नई वंशावली जो चित्तपावन ब्राह्मणों की थी। तो इसीलिए इतिहास में घालमेल करने के लिए शिवाजी को मराठा ना लिखकर एक क्षत्रिय लिखा गया। और मराठा कौन होते हैं मैंने अभी आपको बताया, वहां के बड़े किसान, रसूखदार किसान हुआ करते थे मराठा। ये गद्दी पर कब्जा कर लिया गया। पेशवाओं ने इस वर्चस्व से मराठों में भारी असंतोष पैदा हुआ। शिवाजी के वंशजों में यह असंतोष सबसे गहरा था, जो अभी भी कोल्हापुर की छोटी सी रियासत के राजा थे। और यही वो कोल्हापुर स्टेट था जिसमें शाहूजी महाराज का शासन था। इस तरह महाराष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में हमें ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों, मुख्यतः मराठों के बीच तनाव की महत्वपूर्ण जड़ें दिखाई देती हैं। तो यदि इतिहास को और ज्यादा समझना हो तो एपिसोड अंत तक जरूर सुनिएगा। अगला टॉपिक है 19वीं शताब्दी में सामाजिक व्यवस्था पर उठे प्रश्न। महाराष्ट्र की जाति व्यवस्था कुछ हद तक 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश औपनिवेशवाद के असर में कमजोर होने लगी थी। युद्ध में पराजय और विश्वासघात के फलस्वरूप 1818 में अंतिम पेशवा को भी गद्दी छोड़नी पड़ी। 1818 का ये वो युद्ध था जिसे हम भीमा कोरेगांव युद्ध के नाम से जानते हैं। कोल्हापुर जैसी केवल कुछ रियासतों को ही थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिल पाई, हालांकि उनकी सत्ता भी पहले से बहुत कमजोर हो चुकी थी। सामाजिक स्तर पर औपनिवेशिक विजय के दो परस्पर विरोधी नतीजे सामने आए। एक तरफ तो ब्राह्मण ब्रिटिश औपनिवेशिक नौकरशाही और व्यवसायों जैसे वकील, पत्रकार आदि में दाखिल होकर अपने दबदबे को फिर से कायम करने लगे। अब ये कैसे संभव हुआ ये देखिए, कितनी तेजी से समय के अनुसार जो है ब्राह्मण अपने आप को बदलते हैं। ये सब चीजें इनसे सीखने की जरूरत है। जब इन्हें लगा कि इनका पूरा साम्राज्य धराशायी हो रहा है तो उन्होंने दूसरी संभावनाएं तलाशनी शुरू करी। और ये संभावनाएं वो इसलिए तलाश सके क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे थे, तो इसलिए पढ़ाई लिखाई का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये एपिसोड्स आपको कितने भी बोरिंग क्यों ना लगे, मेरा प्रेजेंटेशन कितना भी बोरिंग क्यों ना हो, लेकिन ये ज्ञानवर्धक है। ये ऑथेंटिक जानकारी प्रस्तुत करता है जो कहीं और आपको सुनने को या पढ़ने को नहीं मिलेगी। उनकी पढ़ाई लिखाई की परंपरा के कारण उनके लिए यह काम आसान भी था। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अपने स्कूलों और धार्मिक मिशनों के माध्यम से जाति व्यवस्था की एक रेडिकल समालोचना पेश की। इन दो प्रवृत्तियों के बदौलत अंततः समानांतर सामाजिक धार्मिक आंदोलन पैदा हुए, जिन पर सवर्ण जातियों और ब्राह्मण विरोधी संगठनों का दबदबा था। तो सामाजिक और धार्मिक दोनों आंदोलन ही चले। इसका जिक्र मैं आगे करूंगी। सामाजिक आंदोलन कैसा था ये तो आप समझ ही रहे हैं कि सबके लिए दरवाजे खोल दिए थे और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार और ईसाई शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लगा था, जो चित्तपावन ब्राह्मणों को बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। और इसके चलते उन्होंने सामाजिक आंदोलन शुरू किए।
और धार्मिक आंदोलन कैसे शुरू किए और कब किए उसका जिक्र आगे है, एपिसोड ध्यान से सुनते रहिए। पश्चिमी प्रभाव और शिक्षा दीक्षा की परंपरा से आने के कारण ब्राह्मण और कायस्थों के लिए लिखा है कि मुंशी, जिनको ऐसी ऊंची जाति माना जाता था जो किसी द्विज वर्ण से संबंध नहीं रखती थी और अक्सर उनको शूद्रों के समान भी माना जाता था। तो कायस्थ कहने का मतलब यह है, कायस्थ कुछ कुछ जगहों पर बहुत ऊंची जात के तौर पर गिने जाते हैं और भारत की कुछ जगहों पर ये शूद्रों के बराबर यानी कि ओबीसी के बराबर इनको काउंट किया जाता है। और जाति का विनाश में हमने पढ़ा था, और तुलसी राम जी की मणिकर्णिका में भी हमने पढ़ा था कि बीएचयू के में कायस्थों का दबदबा जो है वो इतना ज्यादा है कि ब्राह्मण उनके आगे शूद्र जैसे लगते हैं। तो यहां पर फुटनोट 8 है जो मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं बहुत जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रही हूं क्योंकि काफी लंबी पुस्तक है और बहुत सारे फुटनोट्स हैं और बताने और समझाने को बहुत सारी चीजें हैं। फुटनोट 8, 1930 और 40 के दशकों में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सबसे विख्यात कायस्थ प्रभुओं में M.R. जयकर का नाम गिना जाता है और इनके साथ क्या घटना हुई वो सुनिए। अपनी आत्मकथा में वे बताते हैं कि किस तरह उन्हें प्रतिष्ठित एल्फिंस्टन हाई स्कूल में संस्कृत पढ़ाने वाले प्रोफेसर ने संस्कृत की शिक्षा लेने से रोक दिया था। यह प्रोफेसर एक ब्राह्मण था जो केवल द्विजों को ही संस्कृत का ज्ञान देता था। M.R. जयकर, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, बॉम्बे एशियन पब्लिशिंग हाउस, 1958, वॉल्यूम 1, पेज नंबर 13। ये तो 1930 से 40 के बीच का जिक्र किया हुआ है, लेकिन आज भी हालात जस के तस बने हुए हैं। खास मुलाकात सेक्शन में रतन जी ने जब कौशल पवार जी की आत्मकथा के ऊपर चर्चा करी थी तो भी उन्होंने यही एक्सपीरियंस बताया था कि एक अस्पृश्य होने के नाते, वाल्मीकि समुदाय के होने के नाते उन्हें संस्कृत पढ़ने से तरह तरह से रोका जाता था, प्रताड़ित किया जाता था कि ये संस्कृत न पढ़े किसी तरीके से। और उसके अलावा 2-3 साल पहले की बात है, बीएचयू में एक मुस्लिम व्यक्ति जो संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं उन्हें भी नौकरी देने से मना किया गया था। उम्मीद है आपको ये सारे इंसिडेंट्स याद ही होंगे। तो कोई हालात में फर्क नहीं आया है और ये फर्क तब आएगा जब आप इतिहास अच्छे से जानेंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करेंगे। अंग्रेजों द्वारा देशी कर्मचारी तैयार करने के लिए शुरू की गई शिक्षा व्यवस्था में तेजी से दाखिल हुए ये ब्राह्मण लोग। इस प्रसंग में अस्पृश्य कहीं दिखलाई पड़ने वाले नहीं थे। अंग्रेजों द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल यूं तो सबके लिए खुले थे, मगर अस्पृश्यों के लिए वे भी पहुंच से बाहर ही साबित हुए, क्योंकि ऊंची जातियों के विद्यार्थियों के माता पिता अस्पृश्यों के बच्चों के दाखिले का खुलकर विरोध करते थे। तो यहां पर एक बार फिर साबित होता है कि जातिवाद जो है बच्चों को घरों से पता चलता है। बच्चे ये विरोध नहीं करते थे, उनके माता पिता किया करते थे। वे ही उन्हें जातिवाद की पहली शिक्षा देते हैं। अस्पृश्य बच्चे अगर चाहते तो हद से हद स्कूल के बरामदे में ही बैठकर पढ़ाई कर सकते थे और डॉक्टर अंबेडकर भी उसका अपवाद नहीं थे। फुटनोट 9। उदाहरण के लिए R.V. रसेल एंड हीरालाल, द ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, वॉल्यूम 4, नई दिल्ली, मद्रास, एशियन एजुकेशनल सर्विसेज, 1993, जिसमें के 1916 का ब्यौरा छपा हुआ है। पेज 142 में बताई गई मध्य प्रांत में महारों की स्थिति को देखें और यह स्थिति 1916 के आधार पर लिखी गई है। विद इन ब्रैकेट 1916 लिखा हुआ है। यद्यपि सरकार ने अस्पृश्यों के लिए आरक्षित पाठशालाएं भी खोली थी, मगर उनमें आने वाले बच्चों की संख्या भी बहुत कम थी। 1882 में भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ऐसे कुल 16 स्कूल थे जिनमें 564 विद्यार्थी थे और मध्य प्रांत में केवल 4 ऐसे स्कूल थे जिनमें 111 विद्यार्थी आते थे। और इसका भी फुटनोट में ब्यौरा दिया हुआ। ये आंकड़ा कहां से लिया गया है? जे गोखले, फ्रॉम कंसेशंस टू कन्फ्रंटेशंस, द पॉलिटिक्स ऑफ एन इंडियन अनटचेबल कम्युनिटी, बॉम्बे पॉपुलर प्रकाशन, 1993, पेज 52 में ये ब्यौरा गिवन है। इस तरह की कोशिशों से अस्पृश्यों को बड़ी संख्या में शिक्षा का लाभ नहीं मिल सकते थे। नतीजा 1911 में भी केवल 0.5% अस्पृश्य, महारों में 1% जो राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर था,
ही पढ़ना लिखना जानते थे और ये संख्या 1921 में भी 1.5% और 1931 में 2.9% ही हो पाई थी। तो 1911 में बहुत कम महार थे जो जाते थे पढ़ने के लिए, और पूरे कंट्री में मिलाकर भी उतने बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे महारों के या स्पृश्यों के, जितने अकेले महाराष्ट्र में जाया करते थे, और उन्हीं में डॉक्टर अंबेडकर भी थे। और नीचे टेबल दिया हुआ है जो है टेबल 1.1, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जातिवार वयस्क साक्षरता की प्रगति 1911। दिख रहा है आपको टेबल? अब मैं इस टेबल को पढ़ूंगी। इसमें एक तरफ जातियों का जिक्र है और दूसरी तरफ कितने प्रतिशत ये साक्षर थी, और दूसरी तरफ है और कितने प्रतिशत ये अंग्रेजी में साक्षर थी। सबसे पहले ब्राह्मणों का प्रतिशत जानेंगे, जिसमें सबसे ऊपर है चित्तपावन ब्राह्मण, जिसमें 63% एजुकेटेड थे और इंग्लिश एजुकेशन 19.3 के पास थी। उसके बाद है देशस्थ ब्राह्मण, जिनमें से 61.5 एजुकेटेड थे और इंग्लिश एजुकेशन 10.22% के पास थी। उसके बाद स्थान है सारस्वत ब्राह्मण, जो 54% एजुकेटेड थे और इंग्लिश एजुकेशन इनमें से 10.77% के पास थी। उसके बाद आती हैं मझौली जातियां, जिनमें सबसे ऊपर है मराठा, जो 4.6% एजुकेटेड थे और अंग्रेजी शिक्षा में कितनों के पास थी? वो थी 0.22%। उसके बाद कुनबी आते हैं, जिनका साक्षर रेट 9.4% था और इंग्लिश में एजुकेशन जो थी 0.27% के पास ही थी। लिंगायत आते हैं उसके बाद 13.6% तौर पर एजुकेटेड और इंग्लिश एजुकेशन सबसे कम इन्हीं के पास थी 0.3%। उसके बाद आते हैं अस्पृश्य। अस्पृश्यों में भी केवल महार जाति का जिक्र है, केवल महार ही शिक्षा के लिए जाते थे, जो 1% ही एजुकेटेड थे। उसमें भी इंग्लिश एजुकेशन जो थी वो 0.01% के पास थी। डॉक्टर अंबेडकर को तो हम जानते हैं, बहुत अच्छा होता महाराष्ट्र से जो ये ब्यौरा सुन रहे हों वो कुछ और आंकड़ा प्रस्तुत कर सके, तो मैं अंबेडकर नामा के मंच से उसका भी पाठन जरूर कर दूंगी। यदि संभव हो तो इनको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा इन आंकड़ों को। और ये स्रोत कहां से है? भारतीय जनगणना 1911 खंड 8 पृष्ठ संख्या 148 पे। सन 1886-87 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बिना कोवेनेंट वाली नौकरियां के 424 कर्मचारियों में से 328 हिंदू थे। उनमें से 211 ब्राह्मण और 36 क्षत्रिय और 37 प्रभु यानी कि कायस्थ थे, और 38 वैश्य, 1 शूद्र और 15 अन्य थे। तो यहां पर फुटनोट 12 और 13 है कि यह आंकड़ा कहां से लिया गया है वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूं, क्योंकि साथ साथ ये भी बताना जरूरी है कि इसकी ऑथेंटिसिटी कहां से ली गई है। और ये सभी सरकारी आंकड़े हैं, कोई प्राइवेट आंकड़े नहीं हैं। फुटनोट 12 और 13। 12 कोवेनांटेड सर्विस यानी कि अनुबंधित सेवा सरकारी कर्मचारियों का एक अभिजात्य समूह होता था, जिसका मतलब था ब्रिटिश राज्य और सरकारी कर्मचारियों के बीच एक अनुबंध होना। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के समझ सकते हैं। लिहाजा इस श्रेणी की नौकरियां मुख्य रूप से अंग्रेजों के लिए ही आरक्षित थीं। फुटनोट 13 अ सील द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म competitive and collaboration in the later 19th century, Cambridge University Press 1968, पेज नंबर 118। तो जो प्रतिशत था वो यहां से लिया गया था। अपनी इसी ब्राह्मणों में चित्तपावन ब्राह्मणों को सबसे तेज तर्रार माना जाता था। अपनी इसी क्षमता के दम पर वे पेशवा राजवंश के अपदस्थ कर दिए जाने के बाद आए सामाजिक पतन की तेजी से भरपाई करने में सफल हुए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे और इसी वजह से चीजों को ज्यादा समझते थे। और जो भी शिवाजी के बाद मराठों का जो पतन हुआ उसे बहुत तेजी से इन्होंने संभाला। चूंकि वे सबसे शिक्षित समुदाय थे, इसलिए ऐसे व्यवसायों में उनका तेजी से दबदबा बनता गया जिसमें अंग्रेजी पर महारत की जरूरत थी। 1880
1947 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कुल 104 सबॉर्डिनेट जज हुआ करते थे, जिनमें से 70 ब्राह्मण थे। उन 70 में से 33% चित्तपावन ब्राह्मण थे। फुटनोट 14, ये आंकड़ा कहां से लिया गया है सुनिए। जी जॉनसन, उन्होंने चित्तपावन ब्राह्मण टर्मोलॉजी का ही इस्तेमाल किया है अंग्रेजी में भी। जी जॉनसन, चित्तपावन ब्राह्मण्स एंड पॉलिटिक्स इन वेस्टर्न इंडिया इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी in E. Leach and S. N. Mukherjee edited Elites in South Asia, Cambridge University Press, 1970, page 105। आधुनिक शिक्षा में पैठ बनाने और फलस्वरूप शासकीय महत्व के पदों पर अपना एकाधिकार स्थापित करने के ब्राह्मणों के कौशल व सफलता से निचली जातियों में शुरू से ही ईर्ष्या और असंतोष का भाव पैदा होने लगा था। इसी के पीछे अंग्रेजी, खास तौर से ईसाई मिशनरियों द्वारा फैलाए गए समता मूलक विचारों का भी हाथ था। और इसी की बदौलत जो है महात्मा फूले ने भी शिक्षा प्राप्त करी और उन्होंने समाज सुधार का आंदोलन बहुत तेजी से महाराष्ट्र में चलाया, जिसके वंशज बने शाहूजी महाराज और फिर महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर। और ये आंदोलन इतना तेज था कि चित्तपावन ब्राह्मण लोकमान्य तिलक जी को उनके विरोध में धार्मिक आंदोलन चलाना पड़ा। समाज सुधार तो हमने पहले पढ़ लिया था जो अंग्रेजों के प्रति उन्होंने चलाया, क्योंकि धार्मिक शिक्षाओं से, ईसाई धार्मिक शिक्षाओं से चित्तपावन ब्राह्मण नाखुश थे। इसलिए उन्होंने धार्मिक सामाजिक आंदोलन भी चलाया, उसके अलावा धार्मिक आंदोलन भी चलाया। वो धार्मिक आंदोलन में उन्होंने खास तौर से बड़े पैमाने पर गणेश उत्सव और सरस्वती उत्सव को महत्ता दी। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी और इतिहास के पन्नों से आपके सामने ऐसी चीजें आ रही होंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। इन इंफॉर्मेशंस को यदि आप जरूरी समझते हो तो दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगले एपिसोड तक मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।